नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का आपका एक पार्ट आ चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। कार्ल मैनहीम ने, ऑकबर्न और निमकॉफ ने, पीटर बर्जर ने या इमाइल दुर्खीम ने। ये बर्गर ने, पीटर बर्जर है। ठीक है, तो किसने दी थी। देखिए, जो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है, इसकी अवधारणा आपकी दी थी कार्ल मैनहीम ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है ये कि ये अवधारणा किसने दी थी। इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि कार्ल मैनहीम ने अपनी कौन सी पुस्तक में ये अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, मैन एंड सोसाइटी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक पूछी जाती है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्ल मैनहीम ने अपनी कौन सी पुस्तक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी है। तो आपका आंसर होगा मैन एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सायास परिवर्तन, ऐच्छिक परिवर्तन, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें। इसमें जो आपका देखिए सी है। प्रच्छन्न परिवर्तन का मतलब होता है वो परिवर्तन जो समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना घटित होता है, वो कौन सा होता है। वो होता है प्रच्छन्न परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है आपको दो सूचियां दी गई हैं, जिसमें से एक में समाजशास्त्रियों के नाम है और एक में उनके दिए हुए सिद्धांतों के नाम है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि आपसे है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। बहुत बार क्या होता है, आपको आता हुआ क्वेश्चन सिर्फ हाँ या नहीं के चलते गलत हो जाता है। देखिए, आपका फर्स्ट क्या है, जो आपका पहला समाजशास्त्री दिए हैं वो दिए हैं कौन से, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर का क्या है, सामाजिक डार्विनवाद। तो ये सही है। देखिए, ये आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। और हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का क्या कहा जाता है, डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका बी गार्डन चिल्ड। ठीक है, तो इनके सामने क्या लिखा है, नव उद्विकासी सिद्धांत। ये भी सही है, ये इन्हीं का सिद्धांत है। ठीक है, नव उद्विकासी सिद्धांत किसका है, बी गार्डन चिल्ड का। सी देखिए, लेस्ली वाइट। तो जो सांस्कृतिक विकास ऊर्जा का समुचित प्रबंधन है, ये किसने दिया था, ये भी दिया था आपका लेस्ली वाइट ने। ये भी आपका सही मिला हुआ है। देखिए, जो डी है, जूलियन स्टीवर्ड, इनका चक्रीय सिद्धांत नहीं था, इनका था बहुरेखीय विकास सिद्धांत। ठीक है, जो विकास का चक्रीय सिद्धांत जूलियन स्टीवर्ड ने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था बहुरेखीय विकास सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका इसमें से आपसे क्या पूछ रहा था, इसमें आपसे पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये सुमेलित हैं, और इनको कहीं अपने नोट्स के उस पर लिख लीजिए। जूलियन स्टीवर्ड के आगे लिखिएगा बहुरेखीय विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई थी। आपसे पूछ रहा है कब उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई। 2018 से 2028 तक, 2020 से 2030 तक, 2031 से 2030 तक, या 2019 से 2029 तक। अच्छा, इसमें ज़रा सा अगर आप कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो इसमें आपको सबसे नई नीति कौन सी दिख रही है, तो ये आपको दिख रही है 2021 से 2030 तक। ठीक है, तो देखिए, ये तो आपको पता ही है, जनसंख्या के मामले में अगर किसी भी सिलेबस में जनसंख्या मेंशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब मनाया जाता है। तो आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है,
देखिए तो देखिए, जो विश्व जनसंख्या दिवस था 11 जुलाई का, उसी के अवसर पर हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 का लोकार्पण किया था। ठीक है। अच्छा, इसमें इसका क्या विषय था? इसमें था कि इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या के प्रति स्वयं तथा समाज को जागरूक करने की सलाह दी गई थी। ठीक है, कि कैसे जनसंख्या के प्रति, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या की अन्य चीज़ों के लिए समाज को और स्वयं को जागरूक किया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन है डाल्टन, मॉल्थस, हेनरी या डार्विन। तो देखिए जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन। ठीक है, तो जो डाल्टन थे ऑप्शन नंबर ए, ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेंडर विभेद का मुख्य कारण है। इसमें से आपसे पूछा है जेंडर विभेद का, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता। ठीक है, देखिए इसमें से कारण तो ये चारों ही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन आपसे सबसे जो मेन रीजन है वो पूछ रहा है। देखिए जेंडर विभेद का जो सबसे मुख्य कारण है वो है पितृसत्तात्मक समाज। देखिए आज भी हमारी सोसाइटी में लोगों के मन में बात बैठी हुई है कि मतलब इसलिए बच्चों में, क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि अगर बेटा पैदा होगा तो वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, उससे हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ेगा, जबकि बेटी है वो विवाह के पश्चात किसी अन्य परिवार में, अन्य खानदान में चली जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या मानते हैं कि जो पुत्र की प्राप्ति से ही जो हमारा मतलब जो पितृसत्ता है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ये एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि जो पैट्रियार्कल हिरार्की है इसका जो बेस है वो यही है। बाकी ये तीनों भी इसके कहीं ना कहीं रीजन हैं, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है और एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए ऑप्शन है इसमें पुनरावर्तीय उद्विकास, समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत या प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। क्या है इसमें? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो आपके विकास की अवस्था है, ठीक है, उसमें जो समाज है कुछ ज्ञात अवस्थाओं से, यानी कि कुछ फिक्स जो उनकी अवस्थाएं हैं जिनसे वो पहले गुजर चुका है, उनसे एक बार या एक से अधिक बार आता है, उसी से गुजरता है। तो इसी को कहते हैं चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। यानी कि समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के विकास के लिए जो चीजें एक बार हो चुकी हैं, समाज बार बार उन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसको कहते हैं उद्विकास, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ये भी आपका रिपीटेड है क्वेश्चन। नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या एक विवाह। तो कौन सा है? इसमें है आपका नमस्ते करना। ठीक है, ये क्या है? सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अर्नोल्ड टॉयनबी ने, सोरोकिन पीएम ने, ऑकबर्न डब्ल्यूएफ ने या पोरेटो वी ने। यहाँ पर नाम उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब पहले सरनेम लिखा है, बाद में नाम लिखा है। तो इसका आंसर है आपका अर्नोल्ड टॉयनबी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? ये दिया था अर्नोल्ड टॉयनबी ने। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपनी किस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था। तो आपका बुक का नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये याद रखिएगा कि अर्नोल्ड टॉयनबी ने
अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। आपसे बुक भी पूछी जा सकती है, बुक भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? पीएम ब्लाउ ने, एसएम मिलर ने, पीए सोरोकिन ने या एसएम लिपसेट ने? किसने किया है? तो सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन का सिद्धांत दिया है सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में, ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी, पीए सोरोकिन ने। ठीक है, याद रखिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा इस लेक्चर के। ठीक, तो जो देखिए आपका सामाजिक गतिशीलता है, पीएम सोरोकिन ने इसके दो भाग बताए हैं। सामाजिक आरोहण, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ठीक है, यानी कि जब एक व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर जाता है, प्रगति की ओर, विकास की ओर, और दूसरा बनाया है सामाजिक अधोगमन, जिसको कहते हैं अधोगामी गतिशीलता, जब जो परिवर्तन है वो नीचे की तरफ, यानी कि जिसका जो वो है वो अधोगामी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसको कहा जाता है क्या? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय या सांस्कृतिक आक्रमण? क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब संस्कृति या लक्षण एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, देखिए मान लीजिए एक समाज है समाज ए, ठीक है, और एक समाज है समाज बी, ये दो समाज हैं, तो क्या हो रहा है, इसके कुछ लक्षण इसमें जा रहे हैं, ठीक है, और इसके कुछ लक्षण इसमें फैल रहे हैं। तो इस तरह का जो वो होता है, फैलाव होता है, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रसारण। ठीक है, कि प्रसारण में क्या, कि एक समाज के कुछ लक्षण दूसरे समाज में और दूसरे समाज के कुछ लक्षण एक समाज में फैलते हैं, इसको प्रसारण या एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में शरीर का ज्वर, यानी कि जो शरीर का टेम्परेचर है, शरीर का ताप हो जाता है कितना? 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो जाता है? देखिए, जो मलेरिया है, मलेरिया में जो व्यक्ति के शरीर का ताप है ये हो जाता है आपका 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। ठीक है, देखिए जो मलेरिया है ये रक्त के माध्यम से संक्रमित होने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है, और जो मलेरिया है, मलेरिया नामक रोग की उत्पत्ति एक कोशिकीय परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम के माध्यम से मानव के शरीर में होती है। देखिए, इस रोगाणु के जो वाहक है वो मच्छर होते हैं, और मलेरिया फैलाने का कार्य जो वो एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें दो तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखिएगा कि मलेरिया किससे होता है? रक्त के संक्रमण से, और रक्त का संक्रमण किस रोगाणु द्वारा होता है? उस रोगाणु का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इस रोग को फैलाने वाले या इस रोग के वाहक कौन होते हैं? इसके वाहक होती हैं एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर। ठीक है, नर मच्छर नहीं, याद रखिएगा, एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर मलेरिया के वाहक होते हैं, इस रोग को फैलाने वाले। ठीक है, और इसका रोगाणु कौन सा है? इसका रोगाणु है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, क्यों? प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण? तो क्यों नहीं होता है? एक बार जिस व्यक्ति को हो जाता है चेचक, दोबारा क्यों नहीं होता है? तो ये है आपका अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। ठीक है, देखिए अर्जित प्रतिरक्षा के कारण एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। चेचक क्या है? चेचक एक अत्यंत भयंकर रोग है। यह रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है और वर्षा काल में ये रोग समाप्त हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चेचक रोग है वो किस मौसम में या किस जो आपका वो होता है सीजन में समाप्त हो जाता है? तो ये है आपका वर्षा काल में। ठीक है, और ये जो रोग है ये विषाणु द्वारा फैलता है, और यह विषाणु रोगी के नाक, गले और रक्त में बहते हैं। ठीक है,
तो क्या है, क्यों नहीं होता है एक व्यक्ति को दोबारा? उसकी अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, यानी कि जो उसकी बॉडी है जो इम्यूनिटी बिल्ड कर लेती है, जो इम्यूनिटी ग्रैब करती है, उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में या धारा 13 में? देखिए, आप सभी ने अब तक ये एक क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आपको अभी तक ये याद हो गया होगा, जो आपका दहेज प्रतिरक्षा अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम है, ये कब आया था? तो जो पहली बात तो इस क्वेश्चन के लिए ये याद रखिए कि जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ये आया कब था? तो ये आया था आपका 1961 में। अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, इतनी बार ये रिपीट हुआ है। देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? धारा 10 के अनुसार राज्य को ये शक्ति दी गई है कि वो दहेज के संबंध में नियम बना सकता है। ठीक है, किसके अनुसार? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 के अनुसार राज्य को ये शक्ति है, ठीक है, कि वो दहेज संबंधी नियम बना सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम हैं, यानी कि जो जनरेशन कोई बीच में, ठीक है, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटर जनरेशन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके परिणाम क्या होते हैं? पारिवारिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि या उपर्युक्त सभी। देखिए, ये भी काफ़ी हद तक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है उससे परिवार भी टूटते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर भी व्यक्ति को हानि होती है, शारीरिक और मानसिक कई तरह की उसमें क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हैं, उनकी वृद्धि होती है, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण ये सभी तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत गरीबी है? 42.16%, 39.19%, 37.79% या 35.75%? कितनी है? तो देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश में गरीबी का जो प्रतिशत है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 37.79%। ठीक है, जो राज्यों के क्रम में तीसरा शीर्ष गरीब राज्य है। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कौन सा? तीसरा सबसे गरीब राज्य है। नेक्स्ट देखिए, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा? हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत कर देना, वार्ता या समझौता। तो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ठीक है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता, यानी कि थोड़ा सा दो पक्ष हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ है, तो थोड़ा कॉपरेट एक पक्ष कर ले, थोड़ा कॉपरेट दूसरा पक्ष कर ले, तो क्या होता है? झगड़े का समझौता हो जाता है, और यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी युद्ध के बाद जो संधियां होती थी, ठीक है, तो संधियां क्या है? एक तरह का समझौता है। नेक्स्ट देखिए, सौदाइक क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपका सौदाइक है ये क्या होता है? ये है आपका स्त्री धन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं क्या? एक्सोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी, एंडोगेमी या सपिंड एक्सोगेमी? क्या कहते हैं? तो वो सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, एंडोगेमी। ठीक है, एंडोगेमी कहते हैं। देखिए, विवाह क्या है? विवाह एक सामाजिक संस्था है। याद रखिएगा, विवाह क्या है आपका? विवाह एक सामाजिक संस्था है, लेकिन भारतीय समाज में जो विवाह होता है उसको एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। ठीक है, विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है, और एंडोगेमी नियम में एक जो बालक या बालिका है वो अपने ही समुदाय के बालक या बालिका से विवाह करता है। ठीक,
मतलब बालिका बालक बालिका से अपने, अगर बालक है तो अपने ही समुदाय की बालिका से, और अगर बालिका है तो अपने ही समुदाय के बालक से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? किसके द्वारा? प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो किसके द्वारा इन आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा। ठीक है, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन को, प्राप्ति को इन किसके? प्रोफेसर डैनियल और प्रेस्कॉट द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या बालक को पहला ढालने वाला है? ये तो अगर ऑप्शन ना हो आप तो भी बता सकते हैं कि बालक है जो उसका सर्वप्रथम विकास, यानी कि वो जो सबसे पहले चीज़ें सीखता है वो कहाँ सीखता है? तो क्या है आपका? सोशल मीडिया, जल, परिवार या रेत? तो भाई जो बालक है वो पैदा होते ही सोशल मीडिया तो चलाने नहीं लगेगा, है ना। जल, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, जल किसी को कोई चीज़ सिखाएगा थोड़ी ना। रेत, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, क्योंकि यहाँ पर ढालना वर्ड दे दिया गया है। यहाँ ढालने से मतलब उसको चीज़ें सिखाना, उसको समाज में बैठने उठने लायक बनाना से है। ठीक है, कोई मिट्टी की कोई चीज़ बनाने से नहीं है कि उसको किसी शेप में ढाल दिया। ठीक है, तो क्या है, बच्चे का जो सामाजिक विकास है, बच्चे की जो प्रथम जो विकास के चरण है वो उसके परिवार में ही पूरे होते हैं। तो वो किस तरह का बनेगा ये उसके परिवार पे निर्भर करता है। उसको परिवार में जो संस्कृति, जो वैल्यूज़, जो मूल्य सिखाए जाते हैं उसी के अनुसार बालक का विकास होता है। बालक अपने जीवन में वो चीज़ें, वो मूल्य सीखता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा परिवार बालक का पहला ढालने वाला या मोल्डर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से क्या यह परिवार का आरंभिक उपचरण है? सेवानिवृत्ति, विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ या प्रतिष्ठान की अवधि? इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देखिए, इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो विस्तारण चरण है यह परिवार का आरंभिक उपचरण है। ठीक है, देखिए चक्र की प्रथम अवस्था स्थापत्य काल कहलाता है, ना कि केवल व्यवस्थापन समस्याएं सामने आती हैं, वरन यह वह लक्षण होता है जब दो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की स्थिति में योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तारण चरण। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये भी आपको पता होगा कौन सा। ऑप्शन देखिए, विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन C? तो देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कौन करता है? यह आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन K। ठीक है, देखिए विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है, और इससे, इसकी कमी से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ठीक, विटामिन K का थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम है उसको सक्रिय करता है। कौन? विटामिन K। अच्छा देखिए, ये तो विटामिन है, लेकिन एक बार अन्य भी देख लें, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। और विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि जो आपकी फर्टिलिटी है उसका ह्रास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि है, इनमें से क्या? नरम, बेलोटमेंट, स्पंदन या लाइटनिंग? तो इनमें से कौन सी है? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्पंदन। ठीक है, ये क्या है? ये माँ द्वारा महसूस की गई सक्रिय भ्रूण गतिविधि होती है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको, ये जो स्पंदन है इसको गतिवर्धन या क्विकनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसूतावस्था के दौरान योनि श्राव को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? फ्लेम, एक्सुडेट्स, लॉचिया या पस डिस्चार्ज? तो प्रसूतावस्था के दौरान जो योनि श्राव होता है उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर
सी लौचिया। ठीक है, तो प्रसूतावस्था में देखिए बच्चे के जन्म लेने के बाद की अवस्था है जो प्रसूतावस्था है, ये बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद की अवस्था है। इस दौरान स्त्री के शरीर से लगभग 10 दिनों तक रक्त व द्रव बहता रहता है जिसे लौचिया कहा जाता है। इसका रंग सामान्य रुधिर के रंग से गहरा होता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो आपके लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और YouTube पे बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, अभी तक आयोग की तरफ से मुख्य सेविका के लिए कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग का, फॉर्म रिजेक्शन का या इस तरह का कोई भी नोटिस ऑफिशियली नहीं आया है। अगर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, और अगर आएगा तो आप लोग इस लेवल पे हैं कि आप किसी भी अफवाह से बच सकते हैं। और खुद से आप क्या करना है, आपको सिर्फ UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अगर नोटिस होगा तो खुद से देख लीजिए। 10 उनके चक्कर में पढ़ के अपना सिलेबस और अपनी स्टडी पर से फोकस डाइवर्ट मत करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।